ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबके लिए एक सुंदर सा प्यारा लौकिक अलौकिक अनुभव लेकर के आए हैं। पिछले आपने 2 एपिसोड में आदरणीय मुखर्जी भाई जी का बहुत सुंदर जीवन वृत्तांत सुनते आए। सचमुच किसी भी भाई का या किसी भी दीदियों का जब हम जीवन यात्रा के बारे में सुनते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है। कैसे बाबा आत्माओं से कहाँ कहाँ क्या क्या सेवा कराते हैं, उनकी विशेषताओं को यूज़ करते हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हमने मुखर्जी भाई के जीवन वृत्तांत से, जीवन यात्रा से सुने। बहुत लंबी यात्रा है और इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आप सबको सुना रहे हैं। पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था, सुना था कि कैसे मुखर्जी भाई जो है छत्तीसगढ़ के अनेक सेवा केंद्रों में खोलने के, बाबा का नया सेवा केंद्र खोलने में आपका अग्रिम भूमिका रही दीदी के साथ, कमला दीदी के साथ। और राजनांदगांव में जब प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ की बड़ा स्कूल है उसके प्रांगण में, और इसी बीच में आपका इंदौर से निमंत्रण मिला आपको। इंदौर में क्योंकि नया भवन बन का निर्माण हो रहा था और परम आदरणीय राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी के द्वारा आपको निमंत्रण मिला और आप वहाँ से फिर इंदौर गए और आगे की यात्रा के बारे में आपके श्री मुख से सुनेंगे। आइए सबके तरफ से सर्वप्रथम मुखर्जी भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका दिल से बहुत 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 स्वागत है। भाई जी, मैं पिछले बार आपसे सुना था कि कैसे आप जो है दिन रात बाबा की सेवा में लगे रहे। इवन मुझे जो अब तक का बहुत वंडरफुल अनुभव जो लगा, भाई बहनों को भी लगा होगा, सुने होंगे, तो कैसे दादी की दृष्टि से दुर्ग का सेवा केंद्र खुला और उसके अलावा फिर भिलाई का खुलना, फिर राजनांदगांव का खुलना। वो लंबा इतिहास है, लेकिन आपने सार में हम सबको सुनाया। अब इसी बीच में आपका इंदौर आना हुआ। तो इंदौर आने के बाद, क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में सुनाया था कि जब उज्जैन में कुंभ का मेला हुआ था तो उस समय आप ऐसे इंदौर देख चुके थे, वहाँ का सेवा केंद्र भी देख चुके थे, भाई जी वगैरह से मिलना भी हो गया था। लेकिन चूंकि अब आपको वहाँ से एक प्रकार से परमानेंट के हिसाब से आना था, एक प्रकार से सब कारोबार वहाँ से समेट करके हिसाब से आना था। तो पहली बार जब आप इंदौर आए सेवार्थ, तो क्या आपने पूरा समेट करके वहाँ से आ गए, क्योंकि आप इस बीच में नौकरी भी कर रहे थे, तो आपने पूरा नौकरी को छोड़ करके आ गए कि डायरेक्ट आए और आ करके फिर आपको क्या क्या सेवा यहाँ पर प्रारंभ हुई इंदौर में, वो हमारे भाई बहनों को, दर्शकों को थोड़ा सुनाइए। हम जब इंदौर आए जी तो हम तो बिना बताए आए थे, क्योंकि बाबा का सिग्नल मिला जी और मैंने कहा बाबा भेज रहे हैं, इसलिए हमें कोई संकल्प ही नहीं करना है। जी इंदौर में आने के बाद फिर वहाँ मैंने बताया कि भाई मैं बिना बताए आया हूँ और मुझे ऑफिस में इन्फॉर्म करना है। जी तो वहाँ से फिर से हमारे एक बीके डॉक्टर भाई थे, जी जी तो भाई जी ने उनको कहा, तो उन्होंने हमारा बीमारी का अच्छा, सर्टिफिकेट मेडिकल का जी बना जी दिया जी और वो हमने भेज दिया। अच्छा तो इस तरीके से हम नौकरी में ही थे, पर हम लीव में, मेडिकल लीव में जी हम सेवा करने आ गए। जी जी तो वैसे कुछ समय बाद जी ऑफिस से हमको कंपनी से लेटर भी आ गया जी कि भाई आप इतने समय से एब्सेंट हो, हाँ, तो ये है, इसका आपका क्या करें, आगे का क्या करना है। तो फिर मैंने उनको, बड़ों को दिखा दिया है, क्योंकि जब हम इंदौर आए उस समय तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। तो वहाँ कोई सब प्लास्टर होना, वो होना, जुड़ाई होना, वो सारा चल रहा था। जी। और इंदौर में जो उस समय मेन सेंटर था तोप खाने में, एमजी रोड में, वहीं से हम लोगों का भोजन आता था। हम लोग करीब 6-7 भाई वहाँ रहते थे, है ना। तो पर वो फिर कंस्ट्रक्शन हो, फिर उसके बाद बिजली का काम हो। तो जब बिजली का काम हुआ तो उन्होंने एक ठेकेदार को दिया हुआ था। तो जब ठेकेदार को दिया हुआ था तो मेरा तो फील्ड है ये, पर वो मैं नया था। तो क्या, जैसे बाबा कहते हैं ना, सपूत का सबूत देना होता है। तो इसीलिए भले हम कितना भी क्वालिफाइड हो, तो जब तक कोई सबूत ना हो तब तक बड़े कैसे समझे, ये कर पाएगा करके। क्योंकि
भले हम फैक्ट्री में थे, हम तो इंडस्ट्रियल के, हमारे लिए लेकिन तो, इन लोगों को ये पता नहीं था कि आपका अभी इतना, क्योंकि डोमेस्टिक लाइन ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था जी। खैर, फिर मैं ऑब्जर्व करता था जी। कि हमने देखा कि वो जो बिजली का ठेकेदार है, वो बहुत चोरी करता था। अच्छा। हर चीज में कई बार दो बार रंगे हाथ पकड़ा जी। मैंने, बड़ों को बताया भी, तो भी उन्होंने कोई खास ये नहीं, उन्होंने सोचा फिर मैंने भी संकल्प नहीं चला, मैंने कहा ठीक है शायद ड्रामा यही है, इसलिए मैं चुप हो गया। जी। फिर इस तरीके से अब 84 में जी उद्घाटन की डेट भी तय हो गई। अच्छा। कि 84 में दादी जी आएंगी और उद्घाटन करना है, बड़ी दादी, और सारा काम करना है। हाँ। तो अब वो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। मैं 83 जून में आया था। जी। और मैं समझता हूँ 84 इन्हीं मई जून के दिनों में ही वो था, उद्घाटन था। तो 1 साल था। ओके। तो बहुत फास्ट काम चला, बहुत फास्ट काम चला। डेट जब फाइनल हो जाता है तो फिर वो कार्य भी प्रगति जी तो बहुत हो जाता। और इतने में मैंने देखा, जब वो फिर इतने में बीच में भाई जी, आरतीबेन जी सब उस समय मधुबन आए हुए थे। तो उस समय ऊपर का बालकनी तैयार हो गया था। तो मैंने, हमारे साथ नारायण भाई थे, नारायण भाई को बोला, नारायण भाई एक मदद करना है। बोला क्या? मुझे ना ये थोड़ा बिजली का ऊपर का करना है ना। तो बोला ठीक है। तो मेरे को थोड़ा खींचने तार वार के लिए उसने मदद कर दिया। मैंने कहा आप किसी को बताना नहीं कि मैंने ही किया है। अच्छा। है ना। तो वहाँ बिजली चालू हो गई, वहाँ ऊपर मुरली क्लास भी चालू हो गई। और जब वो चालू हो गया तो भाई जी कहाँ रुकने वाले थे। उद्घाटन हुआ नहीं हुआ, वहाँ हमारा पब्लिक प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा। ज्ञानांजलि प्रोग्राम पहला वही वो जो बालकनी में था। क्योंकि बिजली चालू हो गई थी तो वहाँ ज्ञानांजलि साधन एक प्रकार से हो गए। हाँ जी। ताकि भाई जी को था कि पब्लिक को भी पता चले कि यहाँ हो रहा है, ये भले कंस्ट्रक्शन में है। तो पब्लिक प्रोग्राम शुरू हो गया ज्ञानांजलि का हर सैटरडे को। हाँ जी, वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। तो वो पब्लिक प्रोग्राम भी चालू, कंस्ट्रक्शन भी चालू, पूरा हम लोग फुल बिजी। उसके बाद क्या हुआ, ड्रामा अनुसार भाई जी को पता चल गया कि उनको लगा कि ठेकेदार ने किया है। तो फिर उनको पता चल गया कि आपके द्वारा हुआ जी। तो बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दे दी। तो पूरे बिजली का वो कहते हैं ना सबूत हो गया। हाँ। जी। फिर जब हमको जिम्मेवारी मिल गई तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर तो रात दिन काम चला, पूरा मजदूर से लेकर के इंजीनियर तक का सारा काम, पूरी प्लानिंग, ये क्या ये सब। तो फिर सारा धीरे धीरे सब कंस्ट्रक्शन का। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ भाई बहनों को, मुखर्जी भाई, की जो इंदौर का जो ओम शांति भवन बना, ये मधुबन के बाद सबसे बड़ा भवन उस समय का मैं समझता हूँ। और आप सबको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो इंदौर सेवा केंद्र जो प्रारंभ हुआ, वो अव्यक्त बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके बाद, उसके पहले ही बाबा ने शरीर छोड़ने के, अव्यक्त होने से पहले ओम प्रकाश भाई जी को पत्र लिखा था कि बच्चे इंदौर में बहुत सेवा होने वाली है, बहुत सेठ है वहाँ पर करके। तो ये 69 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद पूरे दुनिया में पहला सेवा केंद्र इंदौर में खुला था। और उसके बाद फिर जो है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, ये 84 में जो ओम शांति भवन बना, इसको भी बड़ी दादी उसके उद्घाटन में गई और उसकी तैयारी कैसे हुई उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ मुखर्जी भाई, किस तरह से आप पूरा तैयारी किए, और एक खुशी रही होगी कि हमारे अपने बाबा का अपना होता है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो आपने ये बिजली का काम पता चल गया, उसके बाद ज्ञानांजलि प्रोग्राम शुरू हो गया, तो और क्या क्या वहाँ पर शुरू हुई, और उद्घाटन के बाद तो क्या क्या हुआ, वो सब हमारे भाई बहनों को थोड़ा आंखों देखा बताइए। उसमें एक भवन के साथ साथ जी एक जो बड़ा जो म्यूजियम बना था जी। तो म्यूजियम में वो म्यूजियम बनना था, तो उड़ीसा से हमारे नतबल भाई जी ने अपनी टीम लेके आए थे। तो वो उसका सारा ड्राइंग ये वो सारा हमारी कुमुद बहन जी थी, फाइन आर्ट में मास्टर थी वो। तो वो भाजी के साथ बैठते थे, क्या क्या थीम बनाना है एक एक उसका, और उसके हिसाब से बनता जो अभी भीलवाड़ा में इंदिरा दीदी उसकी बहन है। जी। उन्होंने अभी शरीर छोड़ा कुछ साल पहले। तो वो उस समय करते थे। तो
उनके साथ भी हमको अच्छा। काम करने का मौका मिला म्यूजियम का। फिर म्यूजियम में भी कैसे कैसे बिजली लगाना है, नए तरीके से लगाना है, तो वो उसमें भी वो म्यूजियम बहुत अच्छा बना था। मैंने सुना था शायद पहला म्यूजियम है इस तरह म्यूजियम था जी। बाबा के ज्ञान में, बाबा के यज्ञ में समझो इंदौर का म्यूजियम बहुत फेमस हो गया था। और भी कहीं रहे होंगे, लेकिन इतना विधिवत मॉडल के द्वारा बनाया गया था, वो पहला था जी। वो बिल्कुल प्रोफाइल म्यूजियम था, बहुत अच्छा म्यूजियम बना, माना सब काम एक साथ चल रहा था। तो इसीलिए हम लोग इसी बीच में हमारा कंपनी से वो लेटर आ गया। अच्छा। तो हमने बड़ों को दिखाया, तो उन्होंने मीटिंग रखी, तो उन्होंने हमारे लिए लेटर बना दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो रिजाइन। तो उसी समय हमने रिजाइन दिया। तो एक प्रकार से आपका वहां से फिर एक समर्पित लाइफ प्रारंभ हो गया। अब टोटली आप तन मन धन से एक प्रकार से जो थोड़ा बहुत नौकरी का बंधन था वो भी खत्म, वो भी पूरा हो गया है ना। तो बस थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए हम वापस कंपनी में गए। जो क्वार्टर मिला था वो हैंड ओवर करना था, पूरा हिसाब किताब जो प्रोविडेंट फंड मिलना था वो सारा वो लेकर के फिर हम इंदौर में आए। सब वहाँ फिर से हमने फिर उसके बाद फिर वो बहुत भव्य उद्घाटन हुआ 84 में। तो मेन हॉल का और कुछ ऊपर के कमरे और पीछे का किचन ऑफिस ये सारा तैयार हो गया था दादी कैंसर। बाकी छोटा मोटा काम तो चलते रहता है ना। तो वो बहुत बड़ा कार्य हुआ। तो और हमने थोड़ा सा उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का भी थोड़ा बोर्ड आदि थोड़ा नए डिजाइन से, तो बाबा ने जो कला दी है उस हिसाब से हम करते रहे। तो बड़ों को बहुत अच्छा लगा तो वो वहाँ का सारा समझो उद्घाटन का काम 84 में पूरा 84 में तो 84 के बाद सेवाएं भी शुरू हो गई। वहाँ बड़े हॉल में क्लास भी शुरू हो गए और वहाँ रहना भी शुरू हो गया, म्यूजियम भी चालू हो गया, किचन भी चालू हो गए और ज्ञानांजलि तो चलता ही रहा हर शनिवार को। उसमें शहर के गणमान्य लोग आते थे और वीआईपी कोई आते थे। तो एक प्रकार से पब्लिसिटी जैसे बाबा की सेवा प्रारंभ हो। और साथ साथ एक कार्य भाई जी ने एक कार्य किया था कि इंदौर हॉस्टल की शुरुआत हो गई थी। हॉस्टल बना नहीं था, परंतु वहाँ से दूर श्रीनगर करके एक जगह कॉलोनी है, वहाँ पर हमने अपने बड़े भाई जी का, सुरेश भाई जी का मकान था। तो उनकी भतीजी थी, वो छोटी थी और उनके बड़े भैया दूर नौकरी करते थे। तो उनके कारण जो है वो हॉस्टल की शुरुआत हुई। तो उन्होंने सोचा कि एक कन्याएं और भी, उन्होंने 4 और देखा तो उस समय 5 कन्याएं आई थी। प्रारंभ हुआ था। वीका बहन थी, बिलासपुर से भी 2-3 कन्याएं थी, भिलाई से भी एक कन्या थी। तो इस तरह से 5 कन्याओं से वहाँ का हॉस्टल शुरू हो गया। तो वहाँ का हॉस्टल का भी बिजली का आदि का काम सारा देखकर वर्तमान समय जैसे आप सब जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है इंदौर का हॉस्टल और कन्याएं, वहाँ से कितनी कन्याएं आजकल तो देश विदेश की कन्याएं रहती है। तो जैसे मुखर्जी भाई सुना रहे भाई बहने की 6 कन्याओं से 5 या 6 कन्याओं से वो हॉस्टल की शुरुआत हुई, बीज पड़ा एक प्रकार से। और अभी तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बनने के प्रकार से फैक्ट्री जैसे हो गई है, वहाँ से कितने हजारों बहनें निकल चुकी है और आज भी वहाँ पर बाबा के बच्चे पढ़ते हैं और अपने अपने जीवन में समर्पित का लक्ष्य लेकर के पढ़ते हैं ज्यादातर। तो बस ये हॉस्टल का प्रारंभ हो गया, इंदौर का सेवा का प्रारंभ हो गया, मकान बन गया। फिर और मैं सुना हूँ मुखर्जी भाई आप अलग अलग जहाँ जो जोन की तरफ से मकान बनते थे उसमें भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन में भूमिका निभाते थे। और जैसे भाई जी को पता चली गया था कि आपको ये बिजली का काम आता है और इसके साथ साथ आपकी जो योग्यता है उसको यूज बाबा को करना ही था। जी तो उस समय अब 84 में तो उद्घाटन हुआ और ड्रामा प्लान अनुसार 85 में यज्ञ का पहला युवा पदयात्रा निकली थी चारों ओर से। तो उन्हीं पदयात्राओं के दिनों में बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ और उसी समय अपने इंदौर ओम शांति भवन के बाजू की जो जमीन हॉस्टल के लिए मिल गई। उसी युवा पदयात्रा के समय हुई और उसी जमीन का समझो पौधारोपण आदि वो सारा वो जमीन वहाँ किया गया उन युवाओं के द्वारा। तो वो हुआ। फिर उसके बाद हॉस्टल का शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन। तो हम पहले उस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बिजी हो गए।
हमारे से सीनियर एक भाई और था जी। मोती भाई, जी, तो जी। सारा कंस्ट्रक्शन देखता है, हम केवल बिजली का देखते जी। थे। उसके बाद 86 में जी 86 में अ, हमारे यज्ञ का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जी था, है ना। जी और उस समय पहला सिंधी सम्मेलन माउंट आबू में हो रहा था। अच्छा जी तो उस समय हमको जिम्मेवारी दी भाई जी ने हाँ, हाँ, कि आप शहर के कितने गणमान्य सिंधी हैं, जी उनसे आप मिलो। अच्छा तो माउंट आबू ले जाने के लिए माउंट आबू ले जी जाने के लिए। जी तो हम सुबह मुरली क्लास के बाद नाश्ता करके हाँ। हम एक सिंधी भाई को ले करके जी, जी। हम निकल पड़ते थे। जी पहले सारा लिस्ट बनाया, हाँ, हाँ, फिर हाँ, एक एक के पास जाते थे, निमंत्रण देते थे जी। उनका। तो इस तरीके से 50 सिंधी तैयार हो गए। सिंधी अच्छा। भाई बहने तैयार हो जी, गए थे, जी। बड़े बड़े। जी किसकी फैक्ट्री है, किसकी क्या है, किसकी हाँ। वो। तो और वहाँ हमारा एक सिंध ट्रेवल्स है, अच्छा उस सिंध ट्रेवल्स का बस बुक करके उसी से ही हम लोग अच्छा मधुबन लेके आए। अच्छा हाँ हाँ तो वहाँ हुआ। उसके बाद जो है ना 86 में ही जी हमारे भिलाई की जमीन का वो कंस्ट्रक्शन का काम ओके शुरू हो गया था। जी जी तो जी भाई जी ने उस समय उस प्रोग्राम के बाद हमको वहाँ भेजा 86 में 86 भिलाई में जो मकान नया भिलाई बना में, हाँ, हाँ। जी जी तो 86 में सेक्टर 7 में जो भी है सेक्टर 7 में जी फिर क्योंकि वो हमारा कर्म भूमि ही था, जी 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 तो भाई जी कहें आप जाओ। हाँ 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 फिर वहाँ पर काफ़ी सारा सेवाएं जी। बाबा ने कराई। जी फिर हम वापस आए, और वापस आने के बाद फिर 87 में ये बहुत बड़ा महामंडलेश्वरा का एक प्रोग्राम था अच्छा माउंट आबू में। ओके तो वहाँ पर क्योंकि क्या है, उस समय बाबा ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी, जी ड्रामानुसार कारण बनता गया। हाँ, 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 क्या था कि हमारा ऑफिस था, जी ऑफिस में 2 टाइपराइटर थे, हिंदी और इंग्लिश। जी तो जो ऑफिस में काम करने वाले भाई थे, उनको जब फुर्सत मिलती तब वो टाइप आके करते जी थे। जी तो बड़ा हमारा काम रुक जाता था। जी, 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 तो हमारी ऑफिस इंचार्ज थी किरण बहन जी। जी तो महू में जो थी वो। उन्होंने कहा, जी। मुझे कहा तुम क्यों नहीं टाइप सीख लेता। हाँ मैंने कहा हाँ जरूर सीखेंगे। हाँ हाँ तो जी, जी। बस उन्होंने बस आदेश दिया, हाँ। भाई जी को बोला हाँ, हाँ। जी। तो मैंने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में 1 सप्ताह के अंदर जी ये बाबा की सचमुच। और घर में टाइपराइटर था, तो जी। जैसे सीखता था, हाँ। रात दिन हाँ। जब भी टाइम मिले टाइप करो हाँ बस। 1 सप्ताह के अंदर जी, जी। मैंने सीख लिया। जी। तो वो ऑफिस का काम भी करते थे, हाँ, हाँ। है ना। जी। तो मैंने वो भी सीख वो ली। साइकिल स्टाइल भी निकालते साइक्लो थे स्टाइल जी, निकालते मैं थे, देखा था मुरलियों का जी। और क्या, भाई जी तो मीडिया चेयरपर्सन जी, थे। जी। तो वहाँ मीडिया की सारी सेवा, न्यूज़ टाइप हाँ, करना, ये जी। करना सारा। जी। तो वो भी काम चलता था। जी 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 फिर वो हुआ। तो 87 में जब धारे सम्मेलन था, जी। तो पूरा ऑफिस का जिम्मेवारी भाई जी की थी। अच्छा मतलब मीडिया का, कॉन्फ्रेंस का है, जी। ऑफिस का काम, जी। टाइप करने का। जी। तो बाजी के साथ टाइप साथ में पूरा लेकर के हम लोग आए। चलते थे मधुबन में अच्छा। हाँ। जी। तो वहाँ पर फिर मधुबन में फिर सतीश भाई जी हमारे गीत गाने वाले, जी, जी, जी। उन्होंने उनको मालूम था। हाँ। तो फिर मधुरवाणी ग्रुप में भी जुड़ गए। अच्छा तो वो आपने देखा था मुझे, तबला बजाते थे हाँ। आप, ढोलक बजाते थे। हाँ जी, तो जी। अमन जी। प्रोग्राम में भी जी। शुरू हो गया। जी, जी, तो जी। फिर 87 से जैसे प्रोग्राम करके लौटे, हाँ। तो इंदौर में बहुत बड़ा मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ। अच्छा है ना। जी तो वहाँ का प्रोग्राम पूरा हुआ। उसके बाद जबलपुर में अच्छा। तुरंत उसके बाद जबलपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस। अच्छा फिर बाजी के साथ वहाँ गए। जी तो वो मतलब प्रोग्राम के बाद करते रहे। कहते हाँ, हैं। जी जी जी। फिर उसके बाद वहाँ से जब हम वापस इंदौर आए, जी। तो फिर 88 की शुरुआत में, मतलब 87 का एंड, हाँ। और 88 की बिगिनिंग में, प्रारंभ में जी। जगदलपुर का प्रोग्राम ओके बना। जी। फिर 88 आदिवासी जागृति महोत्सव हुआ था। हाँ। जी जी तो जी। वो हमारे यज्ञ का पहला मेगा जी, प्रोग्राम जी, था। जी। भाई जी का लक्ष्य था कि 10,000 आदिवासियों को इकट्ठा करना जी है। जी 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 जी। तो इसीलिए मुझे याद है मुखर्जी भाई, तब तक मैं, मेरा परम सौभाग्य कि उस समय मैं ज्ञान में आ गया था। हाँ। और 60 गीता पाठशाला जी, शायद जी, मुझे जी, थोड़ा जी। याद हाँ, है, हाँ। 60 गीता पाठशाला खोलने का लक्ष्य था। और हाँ। सभी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई, शायद जगदीश हाँ, भाई जी भी, हाँ, बड़ी दादी सब वहाँ हाँ, गए थे। हाँ। तो उसमें आप सेवा में गए थे, और हाँ। बिल्कुल मैं नया नया था, मैं भी हाँ, उसको हाँ, देखा था। हाँ। जी जी जी। तो जी। उस समय हमारे रायपुर के दादा वासवानी जी थे। जी। वो
बाबा ने मुझे ड्राइविंग तो इंदौर में ही सिखा दिया था थोड़े थोड़े, क्योंकि लाइसेंस पहले ले लिया था, भाई जी के परमिशन से ले लिया था, तो पर हाथ साफ नहीं था। तो जब हम जगदलपुर गए तो दादा वासवानी जी ने एक ब्रांड न्यू जीप खरीद के दी और चाबी मेरे हाथ में दे दी। तो वहां पर पूरे 60 पूरे गांव में जगह जगह उसी में सेवा की सब भाई बहनों को बिठा करके ले जाते थे, ले आते थे। और आखिरी जो पड़ाव था वहाँ हम होते थे और कोई बहन या कोई भाई होते थे, हम लोग भाषण करते थे, लगाते थे। पूरा टीम था, पूरी टीम थी। तो पूरा वो 60 गीता पाठशाला खोलने का एक लक्ष्य था और वो पूरा भी हुआ। तो और पूरा बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ। तो वो सक्सेस पूरा होने के बाद पूरा साल वहाँ रहे। फिर 88 के एंड में फिर हम वापस आए इंदौर आए। तो भाई बहनों, मैं आप सबको बताने का लक्ष्य यही है कि कैसे कैसे हमारे भाई लोग, दीदियां लोग कितना मेहनत कर करके एक एक सेवा केंद्र खोला है। आज जो हम ये इतना सुंदर वृक्ष, वट वृक्ष जो बाबा कई बार बोलते हैं, वो देख रहे हैं। इसके पीछे हर एक का त्याग, तपस्या, अपनी नींद का त्याग करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए बाबा की सेवा में लगे रहे। और इस तरह से आपकी जीवन की यात्रा 88-89 तक। फिर मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहता हूँ मुखर्जी भाई। मैंने सुना था कि इंदौर में एक बार जब भाई जी विदेश गए थे, वैसे तो आपसे सुनने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भाई जी जब विदेश गए थे और विदेश से जब आए भाई साहब वहाँ इंदौर, तो आपने एक नया पुष्पक विमान या कुछ बनाए थे, वो कैसे संकल्प आया और उसका रिजल्ट कैसे रहा, और एक नया चीज आपने वहां करके दिखाया, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। इससे पहले मैं एक घटना जरूर बताना चाहूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है जब हम 89 में बिगनिंग में फिर इंदौर आए, तो उसके बाद फिर रायपुर में चौबे कॉलोनी की जमीन मिली थी। तो वहाँ फिर भाई जी ने मुझे भेजा कि एक सप्ताह के लिए भेजा कि केवल आप वहाँ का बिजली का सारा ड्राइंग बना करके आओ। तो हम गए, तो उस समय से तो खुदाई चल रही थी, बिल्डिंग बने ही नहीं। तो बिजली की तो उस समय बात ही नहीं थी, बने तब नहीं निकला तो बिजली कहाँ होगा। फिर भी मैंने उसका जो नक्शा बना हुआ था वो देख करके फिर मैंने एक रफ आइडिया करके वो सारा बनाया। और मैंने कहा, फिर कमलवन जी को कहा कि मेरा तो ये ड्राइंग बनाने के लिए भाई जी ने बोला, तो वो मेरा पूरा हो गया। तो बंजी ने कहा फिर बनाएगा कौन? तो मैंने कहा भाई जी ने तो मुझे एक सप्ताह के लिए। फिर दीदी ने फोन किया, तो फिर मुझे कहा कि नहीं ठीक है तुम बना के आओ। तो फिर मैं एक साल वहाँ फिर रुक गया, रायपुर में रहे फिर। और पूरा क्या फास्ट काम चला। उस समय केवल 2 घटना का जिक्र मैं करूंगा जो कैसे बाबा की मदद मिलती है, वो बताना चाहूंगा। क्या हुआ था कि एक तो बाबा का कमरा, बाबा चारों तरफ वो सारे हो गए थे, बाबा के कमरे का स्लैब पड़ना था, छत की ढलाई होनी थी। उस समय तो हमारा एक सिंधी भाई था और एक जो ठेकेदार था वो भी सिंधी था। तो और जो अपना आर्किटेक्ट था वो एक भाई और था। तो उन्होंने जो बनाया था, वो स्टील स्ट्रक्चर वालों ने वो बाबा के कमरे का जो लंबाई है ना, तो ज्यादा लंबाई थी, स्पैन भी चौड़ा था। तो उसमें उन्होंने ना पैड बीम दिया हुआ था। उसमें लोहे का, उसमें तो उसमें कुछ इन दोनों की विवाद हो गए, दोनों के। वो हमारे जो भाई काम देख रेख कर रहे थे और जो ठेकेदार, उन्होंने बोला भाई ये डिजाइन में दिया ये तो हमें डालना है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो तुम मजदूरी ज्यादा लेने के लिए ये एक्स्ट्रा काम करो, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो अब मैं दूसरे के बीच में पड़ता नहीं था, मैं केवल अपना बिजली का काम के लिए और बाकी छोटा काम। तो परंतु उस दिन दूसरे दिन सवेरे ढलाई होनी थी और शाम तक ये वो करके सब चले गए। अब योग में बैठा शाम को, बाबा ने मुझे टच किया कि बच्चे वो देखो थोड़ा। तो फिर मैंने फिर वो ड्राइंग निकाली, बाबा कह रहे हैं, तो एकदम स्ट्रांग बाबा ने संकल्प दिया। तो मैंने ड्राइंग देखा, खोला, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग तो थी, मुझे ड्राइंग आती थी। तो मैंने देखा
मैंने देखा ये तो बहुत जरूरी है पैड बीम डालना। हाँ। बहुत, क्योंकि लंबा स्पैन है। क्योंकि एक होता है जो दिखने वाला बीम, हाँ। और बिना दिखने वाला बीम, उसमें ज्यादा लोहा पड़ता है, उसको पैड बीम बोलते हैं। मैंने कहा ये बहुत जरूरी है। तो मैंने तुरंत, फोन तो थे नहीं, साइकिल उठा करके फिर एमजी रोड में गया। अच्छा, दीदी के पास? हाँ, दीदी के पास है। मैंने कहा ये बहुत जरूरी काम है। बोला क्या? मैंने कहा ऐसा है, मैंने, बाबा ने मुझे कहा और मैंने ड्राइंग देखा। हाँ। और कल सुबह ढलाई होनी है और ये बीम बहुत जरूरी है, वो डाला नहीं है जी। तो ये मुझे डालना है। तो मुझे आप 5-6 भाई दे दीजिए और उन भाइयों की भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, रात भर हम काम करें जी। तो कमला दीदी ने भी थोड़ा, उनको भी लगा कि हाँ ये जेन्युइन है, तो उन्होंने फटाफट 5-6 भाई हमको दे दिए और बस उनकी भोजन की व्यवस्था हुई। हम लोगों ने रात भर वो सारा सरिया काटा, सरिया सब था ही, सरिया काटा, मोड़ा, बेंड किया, बांधा, और सारा 2 पैड बीम थे, हमने तैयार कर दिया। ओके। और सवेरे जैसे ढलाई होनी थी, वो ठेकेदार आया, देखा, अरे ये क्या हो गया? तो ये एक बाबा की मदद। जी। तो मैंने कहा चलो उन दोनों का, उनकी भी अब बात रह जाए, इनकी भी बात रह जाए, बीच में मीडिएटर का काम कर दिया, बीच का काम निकलना चाहिए। जी। तो एक बाबा की मदद थी जी। एक और बहुत जबरदस्त मदद वो थी, सारा हो गया जी। तो हॉल भी बन गया, बिजली का काम भी शुरू हो गया जी। तो अब मुझे पता था कि सेंटरों में बहनों को क्या दिक्कत होती है, क्योंकि वही हॉल होता है, वही म्यूजियम होता है। तो हमने उसको, क्योंकि अंदर घुसते ना, अंदर सारा स्विच होता है, फिर वहाँ क्लास होती, फिर वहाँ तो किसी को पंखा चालू करना, कोई लाइट दबा देगा, कोई वो कर देगा। तो हमने क्या किया, एक, क्योंकि हमको इंडस्ट्री का आइडिया था ही, तो उस हिसाब से नया सर्किट डायग्राम बनाया। तो एक बार दादा वासवानी और बहन जी ने मुझे बुला के बोला कि देखो, इस बार का जो पैसा है फाइनेंस है, बिजली के लिए है। अच्छा। वो जब वो काम नहीं हुआ तो उससे पहले ही, करीब 4-5 महीना पहले, तो उस समय मुझे कहा था कि आपको जो जो सामान चाहिए अभी ले लो, बाद में नहीं मिल सकता जी। तो उसी समय 5-6 महीना बाद चाहिए, पर सामान अभी खरीदना है जी। तो मैंने सारा रफ कैलकुलेशन करके, जो हमने नया आइडिया बनाया था, तो वो मैंने सारा चीज खरीद लिया। उसमें से 2 मेन रोटरी स्विच थे जो इंडस्ट्री में लगता है और बहुत महंगे होते हैं। उस समय तो थोड़े पैसे भी बहुत महंगे थे, अभी तो तो मैंने वो सारा खरीद लिया जो चाहिए। पर जब लगने का समय आया, तब मैंने देखा स्विच गलत आ गया। अच्छा। अब मैं क्या करूं? अब 5-6 महीना पहले लिए हैं और वो वापस करेगा नहीं वो जी। तो मैं अमृत वेले बाबा को सॉरी किया जी। मैंने कहा बाबा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये स्विच गलत आ गया है जी। तो बाबा ने मुझे कहा कोई गलत नहीं हुआ, ऐसा बात कहा। अच्छा। मैंने कहा बाबा, फिर मैं से कैसे करूं, ये तो बन नहीं रहा, हमारा सर्किट में फिट नहीं बैठ रहा जी। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, नक्शे को देखो। ओके। तो फिर मैं तुरंत उठ करके बाबा के शब्द मैंने फिर मैनुअल निकाला, स्विच का डायग्राम मैनुअल होता है जी। फिर देखते 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 बाबा ने कहा देखो, मैं देखता रहा, देखते देखते बाबा ने टच किया, बाबा ने कहा ये सारा स्विच खोल दो जी। सारा मैंने खोल दिया, एक एक पुर्जा खोल दिया जी। फिर बाबा ने कहा ऐसे लगा, ऐसे लगा, जैसे जैसे बाबा कहते थे वैसे वैसे मैं लगाते गया और लास्ट में जैसा चाहिए था वही स्विच बन गया। हमें ये पता नहीं था ऐसा भी हो सकता है जी 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 जी, ये आइडिया नहीं था। तो बाबा कैसे बिगड़ी को बना देता है, चमत्कार ये मैंने देखा। और वो अब कितने समय तक चला वो जी 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 जी। तो भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कितना सुंदर अनुभव हमारे मुखर्जी भाई जी का। और जैसे बाबा एकदम करण करवनहार है, भले बाबा को कहते हैं जादूगर और रत्नागर, लेकिन बाबा देखो बिजली का काम भी कैसे करना है और कैसे बिगड़ी हुई काम को ठीक करते हैं। ये इतना सुंदर अनुभव आगे की और मुझे लगता है मुखर्जी भाई आपसे और सुनते रहेंगे, लेकिन फिर वो 92 की बात अभी रह गई है। भाई जी जब विदेश से आए उस समय का आपका क्या रूपरेखा रहा, कैसे आपने तैयारी किया था। आज के लिए बस इतना ही। आपका अपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी भाई बहनों के लिए आए, हमें पता है बहुत बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आपने अपना से अनुभव हम सबको प्रेरणादायक अनुभव सुना रहे हैं, उसके लिए आपका एक बार पुनः बहुत 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 धन्यवाद।
तो भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम सब के जीवन की यात्रा में बाबा का मदद का अनुभव होता है, कैसे बिगड़ी को बाबा बनाता है, कैसे हम सब के जीवन को ठीक करता है, कैसे हम सब के जीवन की यात्रा में मदद करता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे मुखर्जी भाई के अनुभव से पता चल रहा है। तो आगे हम इस यात्रा को और जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति।